जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह पुंछ के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आला ऑफिसर से सिक्योरिटी हालात को लेकर चर्चा की। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी बात की। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द दरअंदाजी के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिसे देखते हुए डीजीपी भी सिक्योरिटी इंतजाम में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कश्मीर में इस महीने अभी तक 48 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है और इस साल अब तक 128 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि जो रिपोर्ट्स फील्ड से हमारे ऑफिसर्स ने दी हैं कि हमारी सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर के ऊपर भी और इंटरनल एरियाज़ के अंदर भी बड़ी मजबूती से अपना काम कर रही है। बेशक इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रही हैं, लॉन्चिंग पैड उनके एक्टिव हैं और उनकी कोशिश है कि बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को इस तरफ भेजें, मगर बहुत सारी कोशिशें ऐसी पहले भी नाकाम की गई हैं और उनको आने वाले वक्त में भी नाकाम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कश्मीर रीजन का आपने जिक्र किया, उसमें बहुत अच्छे से हमारे जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। इसके चलते इस महीने में आज तक 48 टेररिस्ट जो हैं वो अलग अलग तंजीमों के मारे गए हैं। कश्मीर में दरअंदाजी के लिए दहशतगर्द अब नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। पहली बार द्रास में एलओसी पर लॉन्च पैड मिले हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक 4 दहशतगर्द यहां से दरअंदाजी भी कर चुके हैं। हिजबुल के 16 दहशतगर्द दरअंदाजी की तैयारी में हैं। हमारे नुमाइंदे फारूक वानी की ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर घाटी में अब जो मिलिटेंट हैं वो नए नए रूट्स तैयार कर रहे हैं, नई नई जो खोज हैं वो कर रहे हैं नियंत्रण रेखा के पर। जिस तरीके से इंटेलिजेंस के हवाले से खबर मिली है कि जो मिलिटेंट हैं अब वो नए रास्ते तलाश कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो द्रास करगिल का जो इलाका है 2 मील नियंत्रण रेखा के पास, उसमें कहा गया है कि वहाँ पे लॉन्च पैड्स बनाने की फिराक में अब मिलिटेंट हैं, जिसके इनपुट्स भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मिले हैं। तो वही ये भी इनपुट्स हैं कि वहाँ पे अब तक 4 मिलिटेंट जो हैं घुसपैठ कर चुके हैं कश्मीर घाटी में और 16 के आसपास जो मिलिटेंट हैं वो इस पार आने की फिराक में हैं, जिसको निपटने के लिए अब सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट पर हैं। तो वही अब तक अगर हम बात करें अप्रैल के पहले महीने से 465 मिलिटेंट जो हैं वो इस पार आने की फिराक में थे और उस पार पहले मौजूद थे। उसके बाद जो लॉन्च पैड्स पीओके में थे वहाँ से कई कई जगहों पर, जिस तरीके से कैरन सेक्टर, पीर पंचाल, कृष्ण घाटी से इससे पहले भी जो घुसपैठ हुई हैं वहाँ से होकर, उन रास्तों से होकर वो जम्मू कश्मीर घाटी में पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो संख्या है इस साल, तो मई के महीने में ये जो आंकड़े हैं इनमें काफ़ी गिरावट आई है, जो कि 428 तक पहुंच चुकी हैं, यानी 465 से 428 तक पहुंच चुकी हैं मिलिटेंटों की संख्या जो घुसपैठ की फिराक में थे। तो वही अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अब तक जो नियंत्रण रेखा पर माहौल बना और घुसपैठ के नए नए रास्ते जो तलाश किए गए मिलिटेंटों के द्वारा, उसमें अभी तक 125 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। तो द्रास इलाके का जो 2 मील इलाका है तो वहाँ पे इस तरह की हलचल भी देखी गई है, जिसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट हो गई हैं और सुरक्षा बलों को भी और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को भी अलर्ट पर रखा है कि ताकि इस तरह की जो घुसपैठ पिछले कुछ महीनों से वहाँ पे नए नए रूट्स जिस तरीके से किए जा रहे हैं नियंत्रण रेखा पर, उस पर किसी न किसी तरीके से लगाम लगाई जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मार गिराए हैं, जबकि तीसरा दहशतगर्द मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अनंतनाग के वघाम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन जाहिद डास भागने में कामयाब रहा। जराये के मुताबिक जाहिद डास को ट्रैक किया गया जा रहा था और इसी बीच उन्हें वघामा गांव में उसके छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद फौज और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। मारे गए मिलिटेंट जाहिद दास के करीबी माने जाते हैं और 3 दिन पहले अनंतनाग में सीआरपीएफ पर हुए हमले में भी इनका हाथ है, जिसमें एक जवान समेत 6 बच्चों की मौत हो गई थी। कल रात में एसएसपी अनंतनाग को खबर मिला था कि वघामा गांव में ऑर्चर्ड में 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने रात में कॉर्डन कर लिया। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट्स ने हमारे फोर्स पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि 3 मिलिटेंट का खबर था, जिसमें एक जेकेआईएस का कमांडर था जाहिद दास,
वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन बाकी 2 जो हार्डकोर मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिजबेहरा बेल्ट में ISJK के 4 मिलिटेंट हैं, जिसमें कि ये लोग पिछले साल हमारे एक पुलिस वाले को अटैक करके उसको मार गिराया था, उसका वेपन में लेके भाग गया था। और इसी साल CRPF के 2 जवान शहीद हो गए थे, एक अप्रैल में, एक इसी मंथ में, और उसके साथ एक 6 साल का बच्चा भी उसमें मारे गए थे। तो इस हिसाब से कामयाबी अच्छी है ये। और पिछले 24 घंटे में अनंतनाग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलकर टोटल 5 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर पाया है। अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? कुछ कॉर्डन वगैरह या ऑपरेशन ओवर हो गया है? वहाँ पर ऑपरेशन ओवर हो गया, हम लोग विड्रॉ भी कर लिए हैं। कल भी कुछ जो हुआ था, कल भी एक इंसिडेंट हुआ था एनकाउंटर का। बिल्कुल, कल भी एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इनकाउंटर हुआ, जैसा मैंने बता दिया। वहाँ पे भी 3 मिलिटेंट मारे गए थे। उसमें एक HM का मिलिटेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट का था, जो कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, और वहाँ बहुत आतंक फैला रखा था, काफ़ी किलिंग इन्वॉल्व था। उसके मारे जाने से डोडा डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी से फ्री हो गया है। तो अभी कोई और इनपुट्स है या साउथ कश्मीर में मुझे लगता है पुलिस ज़्यादा गियर अप हो रही है? बिल्कुल, पुलिस लीडिंग रोल में है। पुलिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है, सिक्योरिटी फोर्स लोग के साथ जाके कॉर्डन करती है, और जहाँ इनकाउंटर होता है मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो दुश्मनों से लोहा लेने के साथ साथ मुल्क के लोगों की भलाई का भी एक भी मौका नहीं छोड़ते। श्रीनगर आर्मी के विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर में जवानों ने ब्लड डोनेट किया, और कोविड-19 के बढ़ते मामलात की वजह से कश्मीर के ज्यादातर ब्लड बैंकों में खून की कमी हो गई है। ऐसे में फौज के जवानों ने इस कदम के जरिए ये कोशिश की है, और इससे मरीजों को भी काफी राहत मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से हमारे जो ब्लड बैंक थे पूरे काफ़ी तरह से कम हो चुके हैं, उनके पास ब्लड कम हो चुका है। इस कारण हम आर्मी की तरफ से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो कितना जोश है आज? आज बहुत जोश है हमें। हम देश की रक्षा पहले ही करते हैं, और इस कारण हम रक्तदान करने से भी अपना देश की रक्षा कर सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा ख़ास मकसद ये है कि हम अपनी कश्मीर के आवाम के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, खून देने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक तरह से हमारी तरफ से मैसेज है कि हम अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ब्लड चाहने से भी ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे। हॉस्पिटल में जाके डोनेशन करने में थोड़ी सी हेजिटेट रहता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप जो होता है वो मिलते नहीं हैं। तो इसके चलते हुए किलो फोर्स ने सोचा कि एक ब्लड डोनेशन कैंप करे, और हमारे जवान लोग ने और ऑफिसर्स ने सब ने यहाँ पे ब्लड डोनेट कर लिया। और इससे क्या होगा, हमारे जो भी ब्लड चाहिए, जिनको भी चाहिए, उनको ये ब्लड मिल जाएगा। क्योंकि जैसे कि सिविल हॉस्पिटल हो गया, काफ़ी सारे यहाँ पे जो श्रीनगर में हॉस्पिटल है, उनका जो ब्लड बैंक में स्टोरेज जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा। जम्मू में सरकार की जानिब से 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने के फैसले का इस्तकबाल किया गया। लोगों ने सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की। लोगों का कहना था कि सरकार को यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था। जहाँ पूरी दुनिया आज पूरे हिंदुस्तान में खुशी है, उसी सिलसिले में आज जम्मू में भी हम ये मना रहे हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री जी से जो इन्होंने आज किया, बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और दूसरी बात जो है कि 21 साल से भारत तिब्बत सहयोग मंच एक संघर्ष कर रहा है कि चाइना की सारे चीज़ों का बाइकाट किया जाए, चाइना का सामान का बाइकाट किया जाए। हमारे फौजी जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो हम जहाँ पे बैठ के चाइना के सामान का बाइकाट करें, यही हमारी एक लड़ाई में होगी। देखिए, चाइना के ऐप्स जो हैं वो उसको डिलीट कर दिया है इंडिया से। अगर मैं बताऊं आपको कि चाइना के ऐप ही मैटर नहीं करते, क्योंकि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल से लेके एक खिलौने तक, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको अगर बायकॉट किया जाए, जिस तरह से आपने देखा कि लगातार जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन सबक तो ज़रूरी है, लेकिन प्रोडक्ट्स और इसके ऐप बंद होने से कुछ नहीं होगा। अगर टोटली इसको बायकॉट कर देंगे तो तब जाके हमारा जम्मू कश्मीर जो है, इंडिया जो है, वो सक्सेसफुल होगा। सर, चाइना की जो भी आइटम है टोटली वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जो हमारे पास है वही इस्तेमाल करें, और चाइना का बिल्कुल मतलब विरोध करें। वो चाइनीज जो भी आइटम है उसको ना लें।
कितना चाइनीज़ को फ़ायदा देना है, कितने उनके मार्केट में प्रोडक्ट वगैरह चलते हैं। लेकिन ये ऐप पहले से ही बंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय लिया सरकार ने अभी भी ये चाइनीज़ ऐप में जितनी भी जनता है, अब तो ऐप से चलना वैसे बंद हो जाएंगी। और लोगों को बोला जिसके मोबाइल में ये चाइनीज़ ऐप हैं वो टोटली अपने मोबाइल से डिलीट करें। और कोविड-19 वबा के बीच श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी SMC ने कई तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें नालियों की मरम्मत और नई नालियों के बनाए जाने का काम शामिल है। ये काम मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही रोक दिया गया था, लेकिन अब इन्हें दोबारा से शुरू किया गया है। एक रिव्यू मीटिंग रखी थी वर्क्स की, उसमें मैंने बहुत सारी डिसीजन लिए डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो उन्होंने परसों से काम शुरू हो गए, बहुत से इलाकों में काम शुरू हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लेन्स ड्रेनेज के मेरे पास एस्टिमेट्स आए हैं, बहुत सारे काउंसलरों ने दिए, लगभग तमाम काउंसलरों के एस्टिमेट्स है हमारे पास। ये बहुत सारा काम है। आप देखिए कि शहर में हर गली कोचे अच्छी। बड़गाम में लॉकडाउन के बाद कंस्ट्रक्शन आइटम महंगे हो गए हैं। खासतौर पर ईंट की कीमत आसमान छूने लगी है। मकामी लोगों की माने तो लॉकडाउन से पहले एक टिपर ईंट की कीमत तकरीबन 15,000 रुपए थी, जो अब 29 से 35,000 रुपए हो चुकी है। आम लोगों के एतराज़ के बाद बड़गाम के DC शहबाज मिर्जा का कहना है कि अगर किसी भी सामान की कीमत तय रेट से ज़्यादा मांगी जाए तो लोग सीधे DC ऑफिस में उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी महंगे दामों पर वो ब्रिक ओनर हैं वो अपना ब्रिक्स बेच रहे हैं। उसी ज़मीन में मैंने उसके साथ एक मीटिंग की थी, उन्होंने वार्न भी किया था कि वो फिक्स जो रेट है उस पर ब्रिक्स को बेचेंगे और इनकेस अगर उसमें कोई शिकायत आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से ये अपील है कि वो उन्हें कहीं भी एक्सॉर्बिटेंट रेट पर ब्रिक्स को बेच रहा है तो मेरे पास शिकायत करेंगे तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 4.0 आंकी गई। नेशनल अर्थक्वेक सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का सेंटर कटरा से 84 किलोमीटर दूर था। छोटे छोटे ज़लज़लों को जियोलॉजिस्ट किसी बड़े खतरे की आहट मान रहे हैं। यहाँ एक और वक्फे के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ जहां मुल्क भर में तालीमी इदारों को बंद रखा गया है, वहीं श्रीनगर के डाउनटाउन में वाकई ईदगाह के मैदान में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त में कोचिंग फराहम कराई जा रही है। यहां पर हर रोज तकरीबन 40 तलबा को मैथ पढ़ाया जा रहा है और इंजीनियर से टीचर बने मुनीर आलम बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दे रहे हैं। मुनीर का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ साथ होम मिनिस्ट्री की जानिब से दी गई सभी गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए बच्चों को कोचिंग दी जा रही है ताकि उनकी पढ़ाई मुतासिर ना हो। तो पहला मोटिवेशन मेरा यही था कि डिप्रेशन से निकले। दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन, मैंने भी ऑनलाइन स्टार्ट किया था पढ़ाना, लेकिन 2G की स्पीड पे ऑनलाइन पढ़ाना मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जोक है और एक बड़ा मौक है। टीचर कुछ लिखता है
स्टूडेंट कुछ समझता है, आवाज़ कुछ और आती है, वहाँ पढ़ाई के नाम पे कन्फ्यूजन होता है। इल्ला माशाल्लाह अगर किसी के पास 4G है और स्टूडेंट्स के पास भी 4G है या अच्छी स्पीड है तो वो कर पाते हैं, लेकिन कम स्पीड पे ये काम करना, ख़ासकर बच्चों को तालीम देना, मुझे लगता है कि हम वहाँ एजुकेट कम करते हैं, कन्फ्यूज़ ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक स्टूडेंट के लिए अगर वो एक क्लासेस ज्वाइन भी करेगा, क्योंकि घर में तो ऐसा स्टूडेंट पढ़ भी नहीं सकता और कश्मीर में ऐसे हालात भी नहीं है कि एक स्टूडेंट पढ़ सकते, और नेट भी बहुत ज़्यादा सफ़र है, यहाँ पे 2G चल रहा है, उससे भी स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। और इन्हें जूम क्लास रखे, वहाँ पे पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इस तरह के क्लासेस बहुत से बेनिफिशियल, और इसमें सर ने बहुत सारे SOPs को भी फॉलो किया, उससे डबल और ट्रिपल भी SOPs फॉलो किया, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने बोला था 1 मीटर 2 मीटर, सर ने उससे ज़्यादा रखा है। मैं 11 स्टूडेंट का हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक स्टूडेंट के लिए। टीचर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे ओपन ग्राउंड में पढ़ाने का, ओपन एयर में पढ़ाने का, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक हमारी जो क्लासेस थी वो 2G पे हो रही थी, तो वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो गए थे हम। तो इसकी वजह से जो है ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आ रहा है अभी तक का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स की, बोथ रफ़ीक सर एंड मुनीर सर की, कि उन्होंने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से जो है हमारा फ्यूचर जो है आगे बेटर। ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है, बार बार जो अगर हम देखेंगे कनेक्शन डिसकनेक्ट होता था और बच्चे को समझ भी नहीं आ पाता था कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, डिसकनेक्ट खुद होता था, फिर खुद कनेक्ट होता, कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम है। एज़ कम्पेयर टू ऑन दिस ऑफलाइन क्लासेस इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। जो ये एजुकेशन है, जो हम पढ़ाई करते हैं, वो भी एक तरह से एक इबादत जैसी है। सर जब हम पढ़ते थे, जो ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो वहाँ पे वो जो होता है, वो माहौल होता है, जो इबादत का माहौल होता है, वो हमें नहीं मिल पाता था। तो सर हमने जब यहाँ पे आए हैं, सर यहाँ पे अब अच्छा माहौल मिल रहा है, क्योंकि टीचर्स के साथ भी अब इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक तरह से जो होता है, टीचर्स जब बोलते हैं कुछ तो इंसान पढ़ पाता है, तो ज़्यादा ध्यान जाता है पढ़ाई की तरफ। सर मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब जो हो रहा है सर, इट्स फॉर द बेटर ऑफ आवर सोसाइटी। पूरे विश्व में जब कोरोना वायरस पैंडमिक जो है शुरू हुआ, उसके बाद से अगर सबसे ज़्यादा मुतासिर कोई चीज़ हुई तो वो शिक्षा हुई। कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले कई महीनों से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है, और सफ़र जो हो रहे हैं वो हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे हो रहे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज यहाँ जो कश्मीर का एक मशहूर ग्राउंड ईदगाह है, जहाँ ईद की नमाज अदा होती है, इबादत होती है, वहाँ पर एक दूसरे किस्म की इबादत देखने को मिल रही है, जहाँ एक वॉलंटियरी एक जो है इंजीनियर टर्न हुआ, वो बना टीचर, और उसने ये इनिशिएटिव लिया। सुबह 5:30 बजे वो इस मैदान में पहुंचता है, और उसके साथ उसने कई इलाकों से यहाँ जो है बच्चों को इकट्ठा किया है, जिन्हें वो मैथमेटिक्स यहाँ पर सिखाता है, और साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी अब उन्होंने शुरू की है। करीबन अभी शुरुआत है, 40 से 45 बच्चे जो है यहाँ पर आकर वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये देखना ये है कि इसके पीछे मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि यहाँ के बच्चे जो घरों में बैठ के एक तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, गलत गलत ख्यालात दिमागों में आते थे, पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, और इस कदम से निस्संदेह ही उन्हें एक नई शुरुआत मिलेगी। वो अपने किताबों के नज़दीक रहेंगे, शिक्षा के नज़दीक रहेंगे, और अगर इसी तरह की क्लासेस जिनमें पूरी तरह से SOPs को फॉलो किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई है, मास्क लगा कर ये बच्चे बैठे हैं, एक तो कोरोना वायरस से भी बच रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं। ज़रूरत है कि इसी किस्म की क्लासेस बाकी लोग भी इनिशिएट करें, ताकि कश्मीर के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर न रह पाएँ। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। गांधरबल में SSP खलील पोसवाल की जानिब से एक इंटरेक्शन सेशन का एहतमाम किया गया। सेशन के दौरान SSP ने कारोबारियों, ट्रांसपोर्टर, मस्जिद कमेटी और मोहल्ला कमेटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की। इंटरेक्शन प्रोग्राम का मकसद कोविड-19 को लेकर आम लोगों में बेदारी फैलाना और गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करना रहा।
पिछले करीब 1 साल से हमारा पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम हो गया था ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। कभी कर्फ्यू था, कभी और रिस्ट्रिक्शंस थी, फिर कोविड था। तो अब हमने वो सिस्टम रिवाइव किया है कि हमारे हर थाना चौकी लेवल पे पब्लिक से इंटरेक्शन बढ़े और ख़ासकर जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको रिड्रेसल का एक मैकेनिज़्म चलता रहे। उसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ दोबारा पब्लिक इंटरेक्शन रखी है, कीपिंग इन माइंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड नॉर्म्स। और बहुत लिमिटेड लोग बुला रहे हैं हम, 20-20 का, 25-25 का, 10-10 का ग्रुप हर जगह कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे हमारी फोर्सेस पहुंचे और खासकर पुलिस का जो इंटरेक्शन रहे। कुलगाम के डमहाल हांजीपुरा इलाके में महकमा पीएचई की जानिब से जमीन लेने वाले लैंड ऑनर्स की तंजीम ने अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा किया। लैंड ऑनर्स का कहना है कि महकमे की जानिब से जमीन के बदले पक्की नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन जमीन लेने के सालों बाद भी हमें कैजुअल लेबर्स के तौर पर ही अपनी खिदमात देनी पड़ रही हैं। जो ये जमीन देने वाला है वो वहाँ बैठा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी इंसाफ। 7,000 में आप सर देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा। हम बच्चों को पढ़ाएं क्योंकि यहाँ सर्द मौसम होता है, बर्फ भी होती है, बर्फ में भी हम ड्यूटी देते हैं। कोरोना था, कितनी मुश्किलात थी, उसमें भी हम ड्यूटी देते थे, मगर हमारे साथ इंसाफ होने चाहिए। हम आपकी इस चैनल की वसाजत से गवर्नर साहब को अपील करते हैं, खुदा के लिए, भगवान के लिए हमारे साथ इंसाफ करो। गवर्नर साहब को हाथ जोड़ के बोलते हैं और हमारे मुतालबा और हमारे साथ इंसाफ करो। अब देखो हमारी उम्र देखो। जो ये जमीन देने वाला है वो वहाँ बैठा है, छोटे छोटे बच्चे। और शोपियान के 6 साल के मार्शल आर्ट खिलाड़ी मोहम्मद मोमीन अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। मोमीन दिल्ली में मुनक्किद कराए जाने वाले नेशनल लेवल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले हैं। गुज़िश्ता दिनों जम्मू में मुनक्किद स्टेट लेवल चैंपियनशिप में शोपियान के मोमीन ने अपने नन्हे हाथ और पैर का ऐसा कमाल दिखाया कि उन्हें नेशनल लेवल की चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। लेवल में जीता, गोल्ड मेडल सिलेक्ट हुआ नेशनल से। अब मुझे दिल्ली जाना है। और मैंने स्टेट खेला है जम्मू में और मैंने ब्रोंज निकाला है वहाँ पे, और मैंने श्रीनगर में भी खेला है, वहाँ पे मैंने गोल्ड निकाला। शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छी खुशखबर है कि जो मेरा सबसे यंगेस्ट प्लेयर है मोहम्मद मोमिन, जिसने कि हाल ही में गोल्ड मेडल निकाला है स्टेट लेवल पर और अब वो नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुका है। तो मोमिन सबसे छोटा, सबसे यंगेस्ट चैंपियन है मेरे क्लब का। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।